Hello everyone, welcome to my show. This is Usama Ahmed and you are watching Success Recipe. और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त वो एक मेडिकल की स्टूडेंट है, मेडिकल प्रोफेशनल है, मेडिकल की फील्ड में काम कर रही हैं और मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही हैं। एक बहुत अच्छी पैट्रियोट है, बहुत हम्बल, और मैंने तो इनको बहुत कोऑपरेटिव पाया है। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा इनसे गया है। डॉक्टर हुमा शाह मेरे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? Alhamdulillah. Assalamu alaikum. How are you? I just really hope you are fine. I'm good. Thank you all. आई एम एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर हुमा, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरा कांटेक्ट रहा है, लेकिन हर जो शख्स है उसका उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो होता है मेरा, वो बहुत डिफरेंट होता है। और स्पेशली आपके साथ जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर सो मच बीइंग हम्बल। डॉक्टर हुमा, मैं वन बाय वन सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। Thank you so very much, Osama, and it's been so nice to connect with you. And first of all, before starting myself, I would like to thank Mr. Osama Ahmed, जो कि बहुत एक अच्छा और great initiative लेकर आए हैं society में, और not only for the international delegates and foreign speakers just like me and others, but nationally भी इस चीज को बहुत promote किया जा रहा है और ये चीज promote होनी भी चाहिए. And I really appreciate your efforts that you are working on a very great vision and very great mission you have. So I would like to congratulate you first that you are doing a very great job, and this is itself a very interesting thing to experience others and take experience from others, and इसके जरिए आपकी ऑडियंस को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और अगर कुछ नहीं भी मिलता तो कॉन्फिडेंस तो जरूर मिलता है. तो आई थिंक विच इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट इन आवर लाइफ कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद यू and share my experience on behalf of your platform. So myself, this is Professor Dr. Huma Shah. I did my master's in physiology from University of Karachi, Pakistan. And then I moved from Pakistan and I did my doctorate degree in pathophysiology from CES, Toronto, Canada. उसके बाद रिसर्च फील्ड स्टार्ट करी मैंने, एंड आई डिड माय रिसर्च पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली पब्लिश्ड in the field of endocrinology and neurology. And I feel so blessed that I am related to the field of medical, and I am serving humanity as well as I'm serving the students as well, because being a doctor, patients deal करना अच्छा लगता है, और वो भी तब ज्यादा अच्छा लगता है जब आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, एंड सिर्फ आप उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. और बीइंग अ टीचर तो इट सेल्फ एक अच्छा एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि ये पूरी दुनिया में माना जाता है कि बीइंग अ टीचर, एक टीचर जो एक प्रोफेशन है टीचिंग, वो इट सेल्फ बहुत ही ज्यादा नोबल और हम्बल प्रोफेशन है. तो आई होप आप मेरी इस बात पर भी एग्री करेंगे. थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा आपने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। डॉक्टर हुमा, मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें, और बहुत ही खुला मैदान है इस फील्ड में एज अ बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस गया कि जब आपको नॉमिनेट किया गया एज अ यंगर फिजियोलॉजिस्ट अवार्ड के तौर पे? Yeah, that was a very interesting thing at that point in my life. In 2019, I was being elected as a youngest researcher of the year,
एंड इवन मुझे उस टाइम मालूम भी नहीं था कि शायद मैं यंगेस्ट रिसर्चर का अवार्ड ले सकती हूँ, बिकॉज मेरे जो कोलीग्स थे वो ऑलमोस्ट 40 प्लस एंड 50 प्लस की एज ग्रुप के थे, एंड आई वाज द ओनली वन who was 27 and 28 के मिड की मेरी एज थी. So that was basically a turning point of my life, because उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइफ चेंज करी और मैंने इंटरनेशनल फोरम पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद मैंने स्पीकिंग स्टार्ट करी. फिर मेंटल हेल्थ जो कि 2019 के में और 2020 में एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका रेशो बहुत बढ़ गया था मेंटल हेल्थ का, बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड बिकॉज ऑफ मेनी इलनेस. लाइक उस एरा में जब हम थे, अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाएं, इवन इन पाकिस्तान एज वेल, जब आप 2020 को देखें तो 2020 और 2021 में सुसाइड अटैक्स इन सब का जो रुझान है वो काफी ज्यादा हो गया था. इवन जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो यंगर स्टूडेंट्स थे, इवन द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स स्कूल्स, वहाँ के स्टूडेंट्स भी सुसाइड में और डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे थे. तो उस वक्त फिर मैंने ये सोचा कि हम लोगों को एक मेंटल हेल्थ पर स्टार्ट करना चाहिए, एंड देन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एट द इंटरनेशनल फोरम. और हमने जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से एसोसिएट करके, कोलैबोरेट करके मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स शुरू करे, जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, without any registration fees and without any hidden charges, हमने students को and housewives को and either it could be anyone like male, female, children, senior citizens, whoever, हमने उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी. और ना सिर्फ मैंने, बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा ऐसे नामवर शख्सियात थी जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा किरदार अदा करा. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल थिंग इज कि ये सब कुछ वर्चुअल होता था. मतलब हमने फिजिकली बहुत कम इंटरेक्ट करा है बिकॉज ऑफ कोविड. एवरीथिंग जो है वो एक वर्चुअल में आ गई थी, लाइक वी आर डूइंग राइट नाउ. तो मोस्टली हमने वो चीज करी, और उसके बाद फिर मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करा, और उसके बाद मैं मेंटल हेल्थ की कंसल्टेंट भी बन गई. और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम जो कंसल्टेशन करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं. हमने कभी भी किसी से कोई भी हिडन चार्जेस या एनुअल चार्जेस या रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इस तरीके की रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं लेते हैं. एंड आई थिंक दैट दिस इज ओनली द पॉइंट दैट हाउ यू कैन सर्व द कम्युनिटी with better humanity. Now that is my perspective. वेरी गुड. बहुत अच्छा आपने आपका नैरेटिव है, बहुत अच्छा आपका गोल है. मैंने आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि यू वांट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस. तो इसका क्या मतलब है कि आप क्या चीज़ इम्प्रूव करना चाहती हैं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ अगर आप बात करें कि मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में, वो आप क्या चीज़ इम्प्रूव करना चाहती हैं? Yeah, that's a very good, nice question. Actually, what my perspective is, जो कि मैं usually अपने speeches में भी discuss करती हूँ, especially in Pakistan, what's the basic criteria that if you are a student of medical, तो आपने अपना 5 year का MBBS complete किया, जिसमें से 70% जो गर्ल्स होती हैं वो तो बस MBBS करने के बाद बस उनका खत्म हो जाता है. जब आपके नाम के आगे एक प्रीफिक्स लग जाता है डॉक्टर, वहां पर आकर आप बस डॉक्टर बन गई, बस आपका खत्म हो गया. तो आई थिंक कि हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं. इस पे हम बहुत सारे वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, और बहुत सारे इंटरनेशनली भी हम जो हैं वो ये प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे वर्किंग काफी हद तक कर चुके हैं. तो इम्प्रूवमेंट हम ये करना चाहते हैं. मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से भी ऑडियंस को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ. आइदर यू रिलेटेड टू एनी फील्ड, लाइक इफ यू आर इंजीनियर, तो आपका काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक कंपनी में जॉब करनी है एंड यू हैव टू अर्न सम मनी एंड देयर इज सम आउटलाइन एंड फ्रेम अराउंड यू, और आपको उसी के इर्द गिर्द रहना है. नो, दिस इज नॉट बिकॉज वी आर हेयर. इंसान इसलिए तो नहीं बनाए गए. दिस इज माई पर्सपेक्टिव बाय द वे. इसी तरीके से मेडिकल प्रैक्टिसेस के अंदर ये चेंज है कि इफ अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है, so this is not just only because that you have to treat the patients and your duty is completed. This is not like that. I think that humanity आपने ज्यादा सर्व करनी है,
एंड विथ फ्रीडम, फ्रीडम के साथ आपने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, तो फिर आपका नाम भी किसी जगह पर आएगा। तो हमने इस चीज को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ यू एज वेल, उसामा, like obviously this is not your profession, like talking with me and posted on the social media and doing the work on this is not your duty. Obviously you have some your professional duties and you have to go to the work and you have to complete your duty ना। आपको अपना काम भी करना होता है, आप अपना काम भी करते हैं, ये चीज आप अलग से कर रहे हैं बिकॉज यू आर सर्विंग इन द सोसाइटी। तो बस इसी पैशन को लेकर हम भी आगे चल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल्स देके आपने सारे हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। डॉक्टर हुमा, आपका जो आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से भी बिलोंग करती हैं और करंटली आपने मुझे पहले भी बताया कि आई एम टीचिंग कैनेडियन स्टूडेंट्स के आप कनाडा में भी कुछ लोगों को पढ़ाती हैं, पैथोलॉजी की स्टडी करवाती है। तो क्या आपने आईक्यू लेवल क्या देखा, आपने क्या डिफरेंस देखा आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का और वहाँ के स्टूडेंट्स का, और उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है? जैसे आपने पहले भी बताया कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खासकर जो मेडिकल के में जो लोग आना चाहते हैं वो नहीं आ पाते, तो वो मुख्तलिफ फॉल्स अटैम्प्ट्स करते हैं। तो आपने क्या चीज़ नोट की जो पाकिस्तान लोगों में लैक करती है, और क्या उनके वहाँ के स्टूडेंट्स के पास क्या प्लस पॉइंट है कि उनका आईक्यू लेवल क्या है और हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है? इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। Yeah, this is a very good question, Osama. I really appreciate it. You know, because अगर हम mental health की बात करें तो मैं आपको एक interesting बात बताना चाहूंगी, which is a very typical thing, कि मैंने पाकिस्तानी students को मद्देनजर रखते हुए अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में मेंटल इलनेस ज्यादा फोकस करी है। मुझे उन बच्चों में मेंटल इलनेस ज्यादा मिली है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बिकॉज यू नो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा और एक बहुत प्यारा सा माहौल है। वी आर वन फैमिली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक फैमिली में रहते हैं, उनके ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे यहाँ एक सिस्टम है जो कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल होती है आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो कि आपको यू नो एक पिक्चर देते हैं और उसी पिक्चर को लेकर आप एक पाथ बनाते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं। इंटरनेशनली इस सोसाइटी का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटरनेशनली बोर्डिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंक्लूड है, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से बहुत दूर रहते हैं, अपने फैसले खुद करने की कोशिश करते हैं और वक्त से पहले इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंसी इज अ वेरी गुड थिंग उसामा, इंडिपेंडेंट बनना बहुत अच्छी बात है, एंड आई ऑलवेज इंकरेज द स्टूडेंट्स to independ yourself and make a confidence of yourself by your soul, not by your mind, by your soul. But still हमारे जो कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं उनमें मेंटल इलनेस का अगर मैं आपका जवाब दूं तो उनमें मैंने ज्यादा पाया है because of the culture, because of their culture, because उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी फैमिली इंटरेक्शन इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की होती है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, अगर आप एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से कैनेडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट से आई कैन से 4:2 का रेशो होगा, बिकॉज वहां पर शुरू से ही बहुत ही कॉन्सेप्शनल बेस स्टडी कराई जाती है। वहां पर रट्टाफिकेशन का कोई जो है ना वो मतलब कोई डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है वहां पर। एंड आइदर कोई भी फील्ड हो, मेडिकल हो या कुछ भी हो, लाइक आई ऑल्सो टीच psychological statistics to those students as well as pathology भी और psychological statistics। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा यू नो कॉन्सेप्शनल बेस्ड स्टडीज होती है। वहां पर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपको 10 पेजेस की कॉपी दी है तो यू हैव टू कंप्लीट देन 10 पेजेस तो ही आपका ए ग्रेड या A+ ग्रेड आएगा, ऐसा नहीं है। सो आई थिंक दैट दिस मस्ट बी चेंज इन पाकिस्तान एज वेल, एंड आई जस्ट अप्रिशिएट कि पाकिस्तान में भी अब बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अब इस पर वर्किंग कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्शनल बेस्ड स्टडी का रुझान काफी बढ़ गया है, स्पेशली इन द कैम्ब्रिज एंड O लेवल सिस्टम। हमारे यहाँ काफी जो है वो कंसेप्शनल बेस्ड स्टडीज आ रही है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सरी। अब अगर एक स्टूडेंट यू नो सामा, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर एक स्टूडेंट लाइक मैं हूँ या आप हैं, आपने मॉन्टेसरी से ही एक रट्टाफिकेशन पढ़ा है, लाइक A फॉर एप्पल, आपने एप्पल देखा नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज एप्पल, वेयर इज एप्पल, एंड ये किस टाइप का फ्रूट होता है, फ्रूट भी है कि वेजिटेबल है, यू डोंट नो, बस आपने पढ़ लिया A फॉर एप्पल।
सो इट शोज कम्प्लीटली रट्टाफिकेशन, राइट? तो फिर जब आप 8 स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे तो फिर आप कैसे इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नर्सरी से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं और 8 क्लास में डायरेक्ट आप कंसेप्शनल बेस स्टडी कर लें? सो आप अपना एक डिमांडिंग स्कोर नहीं ले सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी एक मेंटल हेल्थ होती है, स्टूडेंट्स की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, उनका भी एक माइंड होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, हम लोग अपनी स्पीचेस में यही बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को हायर लेवल से नहीं, लोअर लेवल से कॉन्सेप्शनल स्टडी देनी चाहिए, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज भी उसी तरीके से कवर करें। वेरी गुड। डॉक्टर हुमा, आपने मेंशन किया कि आप एक फील्ड से आपका ताल्लुक नहीं है, आप एक पैथोलॉजिस्ट है, एक फिजियोलॉजिस्ट है, एक सर्जर है और एक एजुकेशनिस्ट भी है। तो आप इन सारी फील्ड्स को इंडिविजुअली किस तरह लेके चलती हैं? आप क्या सेपरेटली काम करती हैं या कैसे आप इन चीज़ों को लेके चलती हैं? Okay, that's quite tough because it's really, tough to manage the family and your professional work as well. But by the grace of Allah, I am doing, and I think थोड़ा बहुत अच्छा तो काम मैं कर ही लेती हूँ, उतना अच्छा नहीं कर पाती obviously. बाय द वे मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स, आई ऑलवेज बिलीव कि अगर मेरा स्टूडेंट भी कभी आकर मुझे कुछ समझाएगा, लाइक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि मैम नो दिस शुड नॉट बी डन लाइक दिस, you have to do like this, so it will be the better outcome for this. So I always welcome them, because I am very down towards earth. This is a basic tip which has been delivered from my father, that Homa, you should be down towards earth. आप down towards earth रहेंगे, इंसान down towards earth रहेगा, तो ही अल्लाह ताला उसको स्काई पर जो है ना वो पहुंचाएंगे। ये मेरा एक ईमान है, एंड बीइंग अ मुस्लिम मेरा हाल है सबका इस चीज पर अकीदा होना चाहिए कि हमें हमेशा जो है वो डाउन टूवर्ड्स अर्थ ही रहना चाहिए। अब जो आपकी बात का आंसर है वो ये है कि हम इस तरीके से कवर करते हैं कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक आई एम अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल ट्रेनर एकेडमी, which runs many different internationally programs and award ceremonies as well to appreciate the global educationists and all these things. Like recently, मैं आपको बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आजकल बहुत इन है, जिसका हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई रुझान नहीं आया है। लाइक अभी हमारे पाकिस्तान के जो प्रोफेसर, टीचर्स और एजुकेशनिस्ट हैं वो इस चीज से काफी दूर हैं। तो हम इस पे भी वर्किंग कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी इन स्टूडेंट्स को बताया जाए कि SDG आखिर है क्या, SDG का मतलब क्या है, SDG गोल्स आखिर क्या हैं। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन से एसोसिएट करते हैं और ये अराउंड 18 गोल्स हैं, और इसी के थ्रू अब आने वाले वक्त में स्टडी लेवल और एजुकेशन लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो डिफरेंट क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मैं बस रिसर्च करती जाती हूँ और अपनी रिसर्च को मैं आगे इसी तरह फैलाती जाती हूँ, तो वक्त भी गुजरता जाता है। डॉक्टर हुमा, तो आप बताइएगा कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये क्या चीज़ है, ये बस इसके बारे में ओवरव्यू दे दे जरा। जी, ओवरव्यू इसका ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस से एसोसिएटेड हैं। इसमें डिफरेंट गोल्स हैं जो कि पूरी ह्यूमन बीइंग के, हर सोसाइटी के, हर कल्चर से, हर एजुकेशनल पर्पस से, हर चीज से रिलेट करेंगे। अगर आप गूगल करें और आप लिखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो आपके सामने 17 to 18 गोल्स आएंगे, जिसमें डिफरेंट गोल्स होंगे, जिसपे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च पेपर्स बन चुके हैं, और अब तो बहुत ही ज्यादा मतलब आगे निकल चुकी है ये चीज। लेकिन मैं बहुत ही इनिशियल लेवल पर बताऊं तो इसके अंदर मेन गोल्स हैं, लाइक आप रिड्यूस्ड इनक्वेलिटी अमंग एंड विद इन द कंट्रीज, वुमेन एम्पावरमेंट, इन इक्वेलिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मैन एंड वुमेन का डिफरेंशिएशन बताया गया है, स्टूडेंट्स के अंदर हम SDG गोल्स को कैसे प्रोमोट कर सकते हैं, कंसेप्शनल बेस्ड स्टडी कैसे लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर 17 to 18 गोल्स हैं उसामा, और सब गोल्स के डिफरेंट रिसर्चेस हैं और डिफरेंट उनके पर्सपेक्टिव्स हैं। तो इनके ऊपर अगर हम डिबेट स्टार्ट करें तो एक गोल कम से कम भी 2 से 3 घंटे लेगा, उसके बावजूद भी वो डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। इसके अंदर हम इकोनॉमिकल रेट डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्कस करते हैं, ओवर पॉपुलेशन डिस्कस करते हैं, काफी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने बताया कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में जो रोटाफिकेशन है ये बहुत ही एक वबाले जान है हम सबका, और दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट में ये चीज़ नहीं है। उनके एजुकेशन सिस्टम
जो कंसेप्चुअल स्टडी है उसको प्रमोट करता है, तो आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए आपने अभी तक क्या किया है, और आपकी क्या सजेशंस है कि इस चीज़ को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन उसामा। मैंने आपको जैसे अभी आई जस्ट सेड यू अर्लियर बिफोर कि सबसे पहले तो हम अपने टीचर्स को और जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूल और कॉलेजेस के, सबसे पहला जो हमारा जो एक एजेंडा है जो कि ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स का है, तो उसके अंदर सबसे पहला एजेंडा हमने रखा है वो ये रखा है कि इस चीज को स्टार्ट से स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसामा, कि जब तक, वही मैंने आपको नर्सरी वाली अभी एग्जांपल दी है, कि अगर अगर आपने एक अच्छी कंसेप्शनल बेस्ड स्टडी स्टार्ट करनी है तो आपने स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। हम स्टूडेंट को बर्डनाइज नहीं कर सकते। आजकल के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जब आप और मैं स्टूडेंट होते थे उसमें बहुत फर्क आ गया। इतना फर्क आ गया कि शायद जमीन और आसमान का फर्क भी कम हो जाए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट कि अब बहुत क्राइटेरिया चेंज हो गया है, ठीक है। तो हमें इसके लिए स्टार्ट लेना पड़ेगा बहुत ही इनिशियल लेवल पर। वही बात है कि अगर आपने स्टूडेंट्स की बेसिक रट्टे के ऊपर बना दी और फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो 4, 5 या 6 ग्रेड में आकर कॉन्सेप्शनल बेस करे, आपको एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए, आपको खुद ही इक्वेशंस बनाए, खुद ही एग्जांपल्स दे मैथमेटिक्स की, तो इट कांट बी पॉसिबल, यू नो। ये फिर उस स्टूडेंट के लिए ज्यादती हो जाएगी। तो सबसे पहला एजेंडा तो हमारा यही है पाकिस्तान में, जो कि हम वर्किंग भी कर रहे हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स भी कर चुके हैं। और मैं आपको बताऊं काफी स्कूल्स हैं जो कि इस पे वर्किंग भी कर रहे हैं, और काफी वेरी नोन स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान के जिन्होंने अब रट्टाफिकेशन खत्म कर दिया है। अब मोस्टली कॉन्सेप्शनल बेस्ड स्टडी ही है। लेकिन कुछ फैमिलीज हमारी पाकिस्तान की जो है वो, जहां पर एक शुरू से एक रुझान चलता हुआ नहीं आता है सिस्टर से कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ये तुमने याद करना है, देखो एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, मतलब इन है तो वो इन की जगह पर ही आएगा उसके आगे नहीं आएगा। तो आई थिंक इन सब चीजों में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और ट्यूटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो इस चीज में स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें। ठीक है, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आपने मुझे बताया पहले कि आप एक ऑथर हैं, एज अ को ऑथर भी काम कर चुकी हैं, और अभी आपकी एक बुक नियर टू पब्लिश है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था कि आपने मतलब कि एक किताब को पूरा आपने लिखा, उसको पब्लिश तक करवाने का तक जो एक्सपीरियंस था, वो आप अपने लफ्जों में जरा बयान करें। Oh, that was a very brilliant experience and you know ये मुझे आज भी इस चीज पर यकीन नहीं आता कि मैं ऑथर बन गई। मुझे लगता है कि शायद वो मैं नहीं हूँ, वो कि शायद किसी और ने लिखा है, बिकॉज आई वॉज सो जीरो इन राइटिंग। राइटिंग में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और सबसे पहले मैं एज अ को ऑथर मैंने वर्क करा हमारे इधर पाकिस्तान में ही है। आई थिंक दे बिलोंग टू लाहौर, आई थिंक, आई एम नॉट कंफर्म श्योर अबाउट इट। बट यस उनकी किताब का नाम था कलर्स ऑफ लाइफ। तो उसमें मैंने एज अ को ऑथर काम किया। और उसके बाद मैंने अपनी खुद की किताब लिखी जिसका नाम है ग्लिम ऑफ हार्ट। बिकॉज यू नो वी एज अ फैमिली, मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमारी फैमिली और हम काफी ज्यादा जो है वो स्पिरिचुअल और सूफी और ये सब चीजों में हम लोग काफी इन्वॉल्व हैं। यू नो हमारा बैकग्राउंड, हमारी फैमिली इन सब चीजों में काफी इन्वॉल्व है। तो मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं और काफी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की भी मैंने किताबें पढ़ी हैं। तो उनसे मैंने डाटा कलेक्ट किया, सब किया। और जो अपनी किताब लिखी है वो कहीं ना मैंने उसमें मेडिकल का जिक्र किया है, ना इंग्लिश का किया है, ना एसडीजी का किया है। वो सिर्फ मैंने एक डिफरेंस बताया है कि रहमतुल आलमीन और रब्बुल आलमीन में आखिर फर्क क्या है, ताकि हमारे यंग यूथ को पता चल सके कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी लाइफ का ये नहीं है कि हमें पैसे अर्न करने हैं और हमें मोबाइल यूज करना है और हमें अच्छे ड्रेसिंग करनी है और हमें ब्रांड पहनना है। दिस इज नॉट द एक्चुअल रीजन ऑफ आवर लाइफ। हमारा जो एक्चुअल रीजन है और जो एक मिशन है हमारी लाइफ का, आपका मेरा हम सबका इस दुनिया में आने का, वो कुछ और है। उसको जानने के लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले कि आपको पता हो कि रहमतुल आलमीन कौन है और रब्बुल आलमीन कौन है। तो मैंने स्टार्ट इससे लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह लिखते गए तो ऑथर बन गए। वेरी गुड एक्सपीरियंस, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला कि डॉक्टर हुमा,
आपने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया कि आप जो पाकिस्तान में जो लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, जो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं और कुछ भी अचीव नहीं ना कर सके, तो वो उनमें उनके दिमाग में सुसाइड अटेम्प्ट्स की जो सोच है वो गालिब आ जाती है। वो और कई कर जाते हैं, कई सक्सेसफुल हो जाते हैं और कईयों का काम फिर पे रह जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये कमी किधर है? ये कमी आप कहाँ पर देखती हैं कि ये स्कूल लेवल पर कमी है, कॉलेज लेवल पर कमी है, या जो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं कि मैं तो बहुत टॉप कर रहा हूँ और तुम किधर हो, वहां पर कमी है, या घर की तरबियत में कमी है? ये किधर कमी आप देखती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन उसामा। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि ना ही मैं स्कूल में कमी देखती हूँ, ना ही कॉलेज में, ना ही यूनिवर्सिटी में, और ना ही उनके आपस के फ्रेंडशिप्स के अंदर। क्योंकि कमी, मैं आपको बताऊं उसामा, कमी इंसान के खुद के अंदर होती है। अगर उसामा, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है ना इस तरह प्रोग्राम करने के और शो करने के। अब मैं अगर इन केस आपको बोलूं कि उसामा यू आर नॉट डूइंग गुड ना, योर वर्क इज नॉट गुड, मैं आपको बोलूं सही है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, और अगर आप अपना होप लूज कर जाते हैं, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ नहीं होगी, ये आपकी मेंटल हेल्थ की इलनेस होगी, जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। मेरे कहने से आप अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इट कैन नॉट बी डन लाइक दिस इज समथिंग वेरी सेल्फिश, यू नो व्हाई फार्मा? बिकॉज कोई भी स्टूडेंट होगा ना, मैं हमेशा सबसे यही बात करती हूँ कि हमारे यहाँ कॉमन तो बहुत हो गया है मेंटल हेल्थ, लेकिन मेंटल हेल्थ को आप स्टडी कैसे करें? देखिए, हमें बुखार होता है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पैथोलॉजिकल डिजीज डायग्नोस होती है, हम फौरन जाते हैं, उसकी प्रोग्नोसिस डॉक्टर करता है, उसकी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोई जख्म होता है तो उसके ऊपर मरहम लगवाते हैं, ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है। कोई बीमारी हो जाती है, हमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम उसकी दवा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो दिमाग है, वो भी जब बीमार होता है, जब वो भी मेंटल इलनेस जिसको हम कहते हैं, तो उसको भी तो किसी चीज की ट्रीटमेंट चाहिए, उसको भी तो कोई दवा चाहिए। अगर आपके अंदर कोई डिप्रेशन है उसामा, और अगर आपको कोई टेंशन है, तो उसका सोल्यूशन आपने ही ढूंढना है। इंसान का ऑलवेज रिमेम्बर, एंड आई मस्ट से दिस सेंटेंस टू ऑल द फॉलोवर्स एंड लिसनर्स एज वेल, कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी वो खुद ही होता है, और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी वो खुद ही होता है। अब ये इंसान पे रिले करता है कि वो किस तरफ जाता है, वो दोस्ती की तरफ अपने आप को लेकर जाता है या दुश्मनी की तरफ अपने आप को लेकर जाता है। लोग कहते नहीं, वो भाई उसने हमें तबाह कर दिया, उसने हमें बर्बाद कर दिया, उसने दुश्मनी कर ली। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। अगर मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझूंगी, तो मैं आपके सामने अपने आप को कैसे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? और अगर मैं ही अपनी दुश्मन बनी हुई होंगी, तो तब भी मैं आपको अपने सामने अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करूंगी। सो आई थिंक कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात बहुत मैटर करती है, कि उनकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना वाकई बहुत कैरी करता है, और यही हमारी जनरेशन की नीड है। यंग यूथ उसी वक्त ही एक अच्छी नेशन बनेगी, जब वो उसामा एक अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ अपने आप को प्रमोट करेगी और ग्लोबली डिस्प्ले करेगी अपने आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है एजुकेशन से मुतल्लिक, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग माय टाइम एट लीस्ट, के वो चाहते थे कि आई आई विल बिकम अ डॉक्टर, कि मैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर बनना कुछ इतना ज़्यादा आसान नहीं है, या हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन वो उनमें से लाखों में से चंद चंद लोग, चंद सैकड़ों लोग जाते हैं सिर्फ इन मेडिकल कॉलेज। तो आप करियर काउंसलिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि सबका ऐसा सोचना और उसको दीवानगी की तरह डॉक्टर डॉक्टर बनने की कोशिश करना, लेकिन फिर बाद में वो ऐसा ना हो पाना, तो ये ऐसा करना ठीक है, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी मैं आपको अपनी भी एग्जांपल देती हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था। आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर ना। मतलब बचपन से ही मेरा एक माइंड बना हुआ था, एक माइंड सेट था मेरा
कि मुझे डॉक्टर बनना है ना, मतलब मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। अच्छा, बात यह है कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, इंटर करना है प्री मेडिकल से, फिर डॉक्टर बनना है, फिर वो जिना में सिविल के अंदर जो है हमारे इधर कराची में होता है, वहां पर प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छे से हॉस्पिटल में अच्छी सी स्पेशलाइजेशन करके अच्छी खासी नॉर्मल तरीके की ओपीडी करनी है और बस कहानी हो गई, लाइफ बन गई। तो इस तरीके का मेरा भी कुछ ऐसा माइंड था। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ने कुछ और ही सोचा रखा है होता है इंसान के लिए ना, एंड आई बिलीव कि शायद वो हमारी सोच से ज्यादा अच्छा होता है। जब व्हेन आई वाज इन इंटर, जब मैंने इंटर किया तो उसके बाद टेस्ट देना था, एंट्री टेस्ट होता है। आई होप कि आपको मालूम होगी बात, जी जी, कि वो एमडी कैट मेडिकल होता की है। टेस्ट देते हैं। तो दो टेस्ट होते हैं, लाइक एमबीबीएस के लिए भी होता है, बीडीएस के लिए भी होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने एमबीबीएस भी दिलवा दिया, बीडीएस भी दिलवा दिया। मतलब इतना क्रेज था मेरे पेरेंट्स को कि उन्होंने कहा चलो अगर बीडीएस भी कर लेंगी तो डेंटिस्ट डॉक्टर बन जाएंगी, और एमबीबीएस कर लेंगी तो वो तो एमबीबीएस डॉक्टर बन ही जाएंगी। तो इस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस था। तो मेरा एमबीबीएस के एंट्री टेस्ट में शॉर्ट लिस्टेड में नेम नहीं आया था। फिर जब बाद में क्लेम किया और जब नाम आया तो उस सीट के लिए काफी ज्यादा अमाउंट जो है वो लोग मतलब उन्होंने डिमांड करी थी काफी बड़ी अमाउंट की, जो कि नहीं मतलब मैं कर पाई पूरी, और मेरा बीडीएस पे नाम आया। तो बीडीएस मुझे करना नहीं था उसामा, द थिंग इज कि मुझे डेंटिस्ट बनना नहीं था। तो ये मैसेज उन लोगों और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सिर्फ ये सोचते हैं कि हम एमबीबीएस या बीडीएस कर लें तो ही हम डॉक्टर बन जाएंगे आसानी से। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में इतनी मतलब आसान और इतनी सस्ती नहीं है पढ़ाई, डॉक्टर करना और मेडिकल बनना, मेडिकल फील्ड में आगे जाना। तो मैंने अपनी फील्ड चेंज करी। मैंने नॉर्मल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, पैथोफिजियोलॉजी लिया, और उसके बाद अपनी फील्ड को मैंने आगे बढ़ाया। स्कोप स्टूडेंट खुद बनाता है, आपके इदारे आपको स्कोप नहीं देते, स्कोप आप खुद बनाते हैं अपने लिए। ये बहुत ही याद रखने वाली या समझने वाली बात है उसामा, कि मतलब एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल जाएगा, एमबीए है तो वो बैंक में जाएगा, इंजीनियर है तो वो कंपनी में, ये एक ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ। तो आई थिंक दैट इट्स अ टाइम टू चेंज द ट्रेंड ऑफ पाकिस्तान ना, क्योंकि हम लोग 21st डिजिटल स्किल सेंचुरी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन है कि आपने मेंशन किया दैट यू आर अ टीवीसी ब्रांड एम्बेसडर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज है? ये एक्चुअली एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, और ये लोकेटेड करती है श्रीलंका में। और इसके जो ऑनर हैं वो मिस्टर डॉक्टर उवैस लखारी उनका नाम है। और वो पूरी दुनिया में वॉलेंटरली प्लांटिंग की और इन्वायरमेंट की और ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं। और उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, और पाकिस्तान में प्लांटिंग को, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, इन सब चीजों को कवर करना मैं उनका काम इस हिसाब से करती हूँ। तो इस तरीके से मैं उस चीज की एम्बेसडर हूँ। पाकिस्तान में हमने काफी जगहों पर प्लांटिंग करी है और डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार्स करे हैं, और वर्चुअली हमने नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आई अगेन से नॉट ओनली इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारा काम वर्चुअली ज्यादा होता है और फिजिकली कम होता है, लाइक मतलब इन ऑन पर्सन, इन पर्सन कम होता है। तो हमने कनाडा के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया में, जॉर्जिया में, और इराक में, नाइजीरिया में, ट्यूनिशिया में हमने काफी प्लांटिंग करी है, इन्वायरमेंट पे काफी वर्कआउट करा है। और एम्बेसडर का बेसिकली ये काम होता है कि वो जिस चीज का एम्बेसडर होता है उस चीज को वो प्रोमोट करता है। तो मेरा इन्वायरमेंट का काम है। तो इन्वायरमेंटल एम्बेसडर होने की हैसियत से मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर वर्कशॉप्स करती हूँ, वेबिनार्स करती हूँ, और प्लांटिंग और ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ अब आप मेडिकल फील्ड में हैं, तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, आप उन्हें हेल्प आउट कर सकती हैं कि क्या वो करना चाहेंगे, क्या उनको करना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, इसमें अपनी जगह बनाने के लिए। क्योंकि डॉक्टर हुमा, या आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो मेडिकल जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट करना जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि एज अ वो
मेडिकल में नहीं तो पैरामेडिकल चले जाए, कुछ ना कहीं वो अड़ जाए, यानी फिक्स हो जाए कहीं ना कहीं। ये उन्होंने मतलब कि सोचा होता है कि मैंने जाना मेडिकल में, पता नहीं चाहे कौन सी भी फील्ड हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे डॉक्टर फार्मेसी हो। तो क्या आपका मैसेज है उन लोगों के लिए कि अगर वो आपकी फील्ड में ना चाहते हैं तो वो उन्हें इनिशियल स्टेप्स क्या लेने चाहिए? ओके, सो इनिशियल स्टेप्स स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये लेने चाहिए कि अगर वो उनका बहुत ही हायर लेवल और एक रेजोल्यूशन मतलब उनकी एक बनी हुई है कि हमें एमबीबीएस डॉक्टर करना है, तो फिर तो उनको उसी तरफ जाना चाहिए। लेकिन अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहते हुए आपने मेडिकल की कोई भी फील्ड चूज करनी है, यू कैन चूज जेनेटिक्स, you can choose biochemistry, you can choose biotechnology, you can also choose food science and technology, you can choose zoology, botany, chemistry, applied physics, applied chemistry. There are so many branches of science, you know, which can relate to the medical field. अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं, अच्छा, अब इन सारे सब्जेक्ट्स में जो आप मेडिकल से ज्यादा रिलेट करेंगे वो है जेनेटिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर मास्टर्स करके और सब्सिडीज के अंदर आप पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी और एनाटॉमी लेकर आप अपनी फील्ड को एक बेहतर और एक अच्छे तरीके से मेडिकल फील्ड में अपने आप को अप्रोच कर सकते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद, अच्छी जीबी के साथ मास्टर्स करने के बाद, मैं मशवरा दूंगी स्टूडेंट्स को कि अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाएं कि आप रिसर्च लेवल तक पहुंच सकें। क्योंकि रिसर्च लेवल जो आपको स्कोप देता है वो मास्टर्स की डिग्री आपको सिर्फ नहीं दे पाती। मतलब एमफिल लीडिंग टू पीएचडी वो आप करें, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन रिसर्च जो आपको स्कोप देता है वो सिर्फ एक खाली डिग्री नहीं देती है। और हमारे पाकिस्तान में इन सारे सब्जेक्ट से मास्टर्स करके आप एक बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एक बहुत अच्छे मेडिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर, बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर आप एक बहुत अच्छी, अगर आपका जॉब पर्सपेक्टिव है तो आप जॉब की तरफ जा सकते हैं। और इसका स्कोप पाकिस्तान में है और बहुत अच्छी इनकम है इस चीज की। ठीक है। अच्छा, मैं अब वन बाय वन आपकी जो फील्ड है उनको डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया दैट यू आर अ मास्टर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, के पैथोफिजियोलॉजी आपकी जो मेन फील्ड है जिसमें आपने मास्टर्स किया है, तो इसके बारे में बताइए कि ये पैथोफिजियोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? पैथोफिजियोलॉजी टोटली आपकी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। और जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे होते हैं उनको पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और ये सारी चीजें फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती हैं। इसकी एग्जांपल ये होती है कि कोई चीज सही है, कोई चीज खराब है। फिजियोलॉजी आपके जिस्म का एक नॉर्मल फंक्शन है कि एक नॉर्मल काम कैसा होता है। एक नॉर्मल नॉर्मल आप कहेंगे फिजियोलॉजी को, और एबनॉर्मल आप कहेंगे पैथोलॉजी को। इट्स रियली सिंपल, इससे ज्यादा आसान अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर सकती कि फिजियोलॉजी एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज को पढ़ना फिजियोलॉजी कहा जाता है। और उसी चीज की उलट आप कर लें, एबनॉर्मल कर लें, तो उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो जब मैंने अपना मास्टर्स फिनिश करा तो वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर था। उसके बाद मैंने पैथोफिजियोलॉजी को अपनाया और उसके बाद फिर मैंने डिजीजेस और रिसर्चेस और पैथो के अंदर स्टार्टिंग करी, जो हर चीज की बीमारी होती है। पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी वो होता है जिससे आप सही चीज को खराब चीज पता चल सके कि ये चीज खराब हो गई है तो ये क्या बीमारी बनेगी, इस बीमारी की क्या डायग्नोसिस किस तरह होती है, प्रोग्नोसिस किस तरह होती है, फिर ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें हम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो ही फिर एमबीबीएस स्टूडेंट डॉक्टर बनता है। और जो फार्मासिस्ट होते हैं, लाइक मतलब वो मेडिसिन का 1 साल कोर्स करते हैं तो वो फिर फार्मेसी उसके अंदर पढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ बीमारियां और उसका इलाज पढ़ाया जाता है। ये है। ठीक है। अच्छा, आपने पैथोफिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में तो बता दिया। अब आई थिंक पैथोलॉजी भी इन चीज़ों से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, पैथोलॉजी डायग्नोसिस की फील्ड है। जैसे मैंने मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक तो डायग्नोसिस लैब्स की हद तक महदूद है। जैसे लैब्स के लिए डायग्नोसिस, लैब्स की डायग्नोसिस में बहुत जो काम की चीज़ें होती हैं, जिस तरह कुछ एंटीसिरा, बहुत ही बेसिक लेवल की भी जो एंटीसिरा यूज होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए,
इनकी इनकी फॉर्मेशन वगैरह ये चीज़ पैथोलॉजी में आती है। तो आप ज़रा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दें, पैथोलॉजी क्या चीज़ है? जी, पैथोलॉजी बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा उसामा कि ऐसा ही होता है। डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर हमारे पास पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि मेनली अगर हम हेमाटोलॉजी की बात करें तो हमारा जो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जिसको ब्लड का डिपार्टमेंट कहा जाता है, जिसमें सिर्फ खून के हमारे ब्लड के बारे में बात हो रही होती है। तो उसके अंदर हमारे, आपको पता है मेडिकल में हर फील्ड की स्पेशलाइजेशन होती है। मतलब अगर आप हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका हेमाटोलॉजिस्ट अलग है, अगर आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है। जस्ट टेक एग्जांपल, जो हमारे पास नॉर्मल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, कैंसर का डॉक्टर है तो उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहेंगे, और इसके अलावा कोई जिसने फार्मेसी पढ़ी हुई है उसको फार्मासिस्ट कहेंगे, और जिसने कार्डियोलॉजी पढ़ी हुई है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। इन सब की अलग अलग फील्ड होती है, ठीक है, जो कि अपनी अपनी फील्ड में वो माहिर होते हैं। कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट, कोई भी हार्ट का डॉक्टर, कोई भी दिल का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो कभी भी आपको एंडोक्राइनोलॉजी के लिए ट्रीटमेंट नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी है, हेमाटोलॉजी नहीं है। सेम इसी तरीके से कोई भी हेमाटोलॉजिस्ट आपको कार्डियोलॉजिस्ट की, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अगर आपको डायबिटीज है तो वो आपको कहेगा कि आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको शुगर की दवाई देगा, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट डायबिटीज की गोली नहीं दे सकता। बहुत इनिशियल लेवल पे काम होता है, लेकिन एक हायर लेवल पर अपनी स्पेशलाइजेशन से हटकर काम नहीं होता। ये तो एक सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी की तमाम ऑर्गन्स की पढ़ाई होती है, चाहे उसमें कार्डियोलॉजी हो, हेमाटोलॉजी हो, एंडोक्राइनोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, ऑन्कोलॉजी हो, ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, एक पैथोलॉजिस्ट वो सब कुछ पढ़ता है, फिर वो पैथोलॉजिस्ट बनता है। ये कोई इतना आसान वैसे नहीं है जितना बोलने और सुनने में लगता है। तो जिस तरह मैंने पैथोलॉजिस्ट बनी तो मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, इन सारी चीजों के एक एक आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, सारे रिसर्च पेपर अप्रूव्ड हुए हैं, उसके बाद फिर मैं पैथोलॉजिस्ट जो है वो बन पाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये एंडोक्राइनोलॉजी का भी जिक्र किया आपने अपनी गुफ्तगू में, और अपने फील्ड के बारे में भी आपने बताया कि आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं। तो इसके बारे में भी आप ज़रा ब्रीफली बता दें। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो मैं नहीं हूँ, मैं एक पैथोलॉजिस्ट ही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने सारी फील्ड्स में रिसर्च करी है और सारी फील्ड्स के अंदर रिसर्च पेपर सबमिट करवाए हैं, और हर 2 to 3 डिजीजेस के ऊपर हमने वर्कआउट करा है, जो कि इंटरनेशनल जर्नल से जो है वो भी है। लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी की जो तालीम होती है वो बेसिकली आपके डिफरेंट हार्मोनल लेवल्स को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स की जो तालीम होती है, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जिसमें मेल स्ट्रक्चर अलग है, फीमेल स्ट्रक्चर अलग है। एंडोक्राइनोलॉजी से पढ़कर आप गायनाकोलॉजी की तरफ मूव करते हैं और फिर आप गायनाकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो ये बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी वो स्टडी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुमा, मैं इस गुफ्तगू को एंड करने की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपसे कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आपने पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी एजुकेशन ली है और कनाडा जाके भी आपने 3 इयर्स का एक कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है। तो इस सारे ड्यूरेशन में कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी बात हो जो आपके माइंड पर जिसने असर डाला हो, या किसी चीज किसी चीज का रोल आपकी सक्सेस में मौजूद हो, क्योंकि इस शो का नाम ही सक्सेस रेसिपी है कि आपने अपनी सक्सेस रेसिपी, जो आप जिस चीज ने आपको हेल्प आउट किया, वो आपने शेयर करना है। तो उस वाले से मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात अगर आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकती हैं। Thank you so much for giving me an opportunity to speak on this very essential point. बिल्कुल देखें, अभी रिसेंटली जब मुझे इंटरनेशनल आइकॉन का अवार्ड मिला तो मैंने उस स्पीच में भी यही बात बोली कि सब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि वुमेन को सपोर्ट नहीं किया जाता और वुमेन की पावर को, ये बहुत बात होती है, हमारे पाकिस्तान में भी वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात होती है।
तो मैंने अपनी स्पीच में यही बात बोली जब मुझे रिसेंटली इंटरनेशनली वुमेन आइकॉन अवार्ड मिला, और हमारे पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली अवार्ड्स हुए हैं कराची में विजन ऑफ पाकिस्तान के नाम से। तो वो वॉइस ऑफ पाकिस्तान में भी मुझे इंटरनेशनल एप्रिसिएशन अवार्ड मिला। तो मैंने दोनों अवार्ड्स में यही बात करी, और मैं अभी भी आपके सामने यही बात करूंगी कि विमेन एम्पावरमेंट की और विमेन की इज्जत की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आई हाईली अप्रिशिएट एंड इनकरेज एंड सपोर्ट विद लॉट्स ऑफ फ्रीडम एज वेल। बट वुमेन को जो एक पावर मिलती है और एक जो सपोर्ट मिलती है, वो ऑब्वियसली आपके बैकग्राउंड से मिलती है। अब हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, आपने भी लाजमी सुनी होगी, हर पाकिस्तानी ये बात सुनता है कि वो एक हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है, हमारे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये बात बहुत मशहूर है कि जी वो एक कामयाब मर्द के पीछे जो है वो औरत का हाथ होता है। मतलब ये एक हैशटैग बहुत ही पॉपुलर लाइन है, एंड आई होप आपने सुनी होगी ये चीज कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बट आई ऑलवेज से इन माय स्पीचेस कि जब एक आदमी का आपको एक सपोर्ट होती है, जब एक कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो उसामा उसी जगह इस बात को ऐड करने की जरूरत है कि एक हर कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। उसकी और सिर्फ हाथ ही नहीं होता, उसकी सपोर्ट भी होती है, उसकी पावर होती है, और उसका ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। तो ये बेसिकली एक एप्रिसिएशन है टू ऑल द जेंट्स मैंस इंक्लूडिंग यू एज वेल, बिकॉज आप भी कोई आई डोंट नो अबाउट योर पर्सन, लेकिन आप भी ब्रदर भी होंगे, आई होप सन भी होंगे आप। तो मतलब ये एक पावर की जरूरत है। तो मेरी भी जो एक सक्सेस, जो आपका एक मोटिव है, मेन मोटिव है, तो हमारा भी मेरी भी जो सक्सेस का जो बैकग्राउंड है वो ऑब्वियसली मेरे फादर हैं, और मेरे फादर के बाद मेरे हस्बैंड हैं। ये दो ऐसी पर्सनालिटीज है मेरी लाइफ में, बिकॉज आई गॉट मैरिड इन अ वेरी यंग एज ऑफ माई लाइफ ना। सो मैंने अपनी लाइफ में इंटरनेशनली जो भी हासिल करा है वो अपने हस्बैंड की सपोर्ट से किया है, और उससे पहले अपने फादर की सपोर्ट से करा है ऑब्वियसली। तो मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात बोलते थे, एंड दिस इज अ वेरी कहा जाए तो एक ये मेरी मेंटल एक इलनेस है कि मतलब मैं हमेशा इस चीज पे बहुत प्रॉब्लमैटिक में चली जाती हूँ कि इन जस्ट एन इंसिडेंट इन अ रोड एक्सीडेंट मेरे फादर की जो है वो डेथ हो गई थी एकदम अचानक से। सो दैट वाज अ वेरी सडन सिचुएशन एंड पोजीशन ऑफ आवर लाइफ। बट एनी हाउ वो हमेशा मुझे कहते थे कि यू शुड बी डाउन टूवर्ड्स अर्थ ना। तो मैं हमेशा उसी बात को लेकर चलती हूँ। तो यही डाउन टूवर्ड्स अर्थ है जिसने मुझे कामयाबी दी। और हमेशा वो कहते थे कि हुमा बेटा, बिकॉज मेरे फादर मोस्टली मैं बहुत अटैच थी अपने फादर से ना, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट सिबलिंग in my family. So he always used to tell me कि हुमा, do not judge others by your own standards. आप अपने स्टैंडर्ड पर किसी और को जज नहीं करें, चाहे वो कोई भी हो। ये मतलब दिस विल नॉट अलाउ योर पर्सनालिटी दैट आप मतलब किसी को जज कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स पे। तो अननेसेसरी डाउट्स नहीं कर, मतलब बहुत नसीहतें उन्होंने मुझे करी थी, और उसी के साथ साथ मैं आज तक जो है वो लेकर चल रही हूँ। एंड ऑब्वियसली माय हस्बैंड सपोर्ट्स ऑलवेज विद मी, जिसकी वजह से मैं आज भी आपके सामने बैठी हुई हूँ। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। आई फील वेरी सैड लूजिंग योर लूजिंग योर लव वंस in your life. That is a very bitter experience, but this is the law of nature. Who have come in this world, he must have to live this. तो आई अंडरस्टैंड कि आपका कि इमोशनल लेवल, आपकी एक्सपीरियंस का लेवल क्या होगा, आपने आपने कितना बेटर एक्सपीरियंस किया। बट विद विद दिस कि आपने आपने किसी इतनी दैट यू बीइंग अ मैरिड गर्ल, कि आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स को अचीव किया, इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल की आपने अपनी लाइफ में। this is a very beautiful experience. I really appreciate you. But I really want to discuss everything, but everything will not
मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ एक ही हमारी गुफ्तगू में, एक ही गो में हम नहीं कर सकते, हर चीज़ उसमें नहीं समा सकती। वक्त जो है हमेशा महदूद होता है सबके लिए, ज़िंदगी में भी और गुफ्तगू में भी। तो फॉर द लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आपने अपना बहुत ही लाइफ का कीमती एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, तो आप मुझे ये बताएं कि ये रिश्तों का जो एक्सपीरियंस है ये आप वो कैसा गया, कि आपने मतलब कि कैसा इन चीज़ों को देखा, कैसे कैसे ये चीज़ें आपको मिली, और और भी बाहर जब आप निकलती हैं तो कैसा मतलब आपको फील करती है कि जैसे आपने बताया कि किसी भी इंसान के पीछे उसकी सक्सेस की वजह कुछ ना कुछ होती है, तो ये चीज़ों को आप क्या कैसे देखती हैं? मैं इस चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहा, बट आई फील दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, प्लीज Yeah, I एलैबोरेट। totally got it. Yeah, I totally got it. Actually, Usama, the thing is little bit sore in this my case. मैंने बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फेस करी है। पॉजिटिविटी को फैलाना और लोगों के दिमाग से डिप्रेशन और मेंटल इलनेस खत्म करना और लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और 21st सेंचुरी में सही तरीके से जिंदगी देना और रहमतुल आलमीन और रब्बुल आलमीन पर किताब लिखने का, इन सब चीजों का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटीज बहुत ही ज्यादा आई है। मतलब एपरेंटली ऐसा नहीं लगता, एपरेंटली ऐसा लगता है दैट सब कुछ बहुत ईज है, बट सब कुछ बहुत ईज नहीं है और ना ही सबकी लाइफ में सब कुछ बहुत ईज होता है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा होती हैं, और स्पेशली उस वक्त जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है। जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं ना, तो मतलब वो जब आपको लोग नहीं जानते, लाइक मतलब ये मेरी लाइफ का बहुत ही एक बिटर ट्रूथ है अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, जब इंटरनेशनली लोग मुझे नहीं जानते थे और उस वक्त मैं सिर्फ मेहनत कर रही थी। मेहनत खैर अब भी करते हैं, लर्निंग प्रोसेस कब कभी खत्म नहीं होता इंसान का। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था और वो स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलता था, वो वैल्यू आपको नहीं होती थी जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये हमारी लाइफ का और हमारी जिंदगियों का बहुत बुरा एक मयार है कि हमारी सोसाइटी में इस चीज को बहुत मतलब आई डोंट नो क्यों प्रमोट किया जाता है कि अगर उसामा आज आप एक फेमस पर्सनालिटी हैं, अगर 10 लोग आपको जानते हैं तो फिर जो आपको नहीं पसंद करते थे अब वो आपको पसंद करेंगे और अब आपसे मिलना भी चाहेंगे, आपसे बात भी करना चाहेंगे। और अगर यही आप नहीं फेमस होंगे और आपको कोई नहीं जानता तो फिर आपको भी कोई नहीं जानेगा। तो आई थिंक ये चीज नहीं होनी चाहिए और मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीजें बहुत फेस करी हैं और अब तो खैर नहीं करती क्योंकि अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है। अब लोग जो है वो प्रोफाइल सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब सर्च कर रहे होते हैं, तो मतलब अब फिर दिल भी नहीं चाहता ना। मतलब एक होता है ना इंसान में कि जब जरूरत होती है तब आप नहीं आते और फिर जब आपको फेम मिल जाता है तो फिर आप आते हैं, तो ये फिर दिल नहीं चाहता, वो फिर एक ट्रू रिलेशनशिप तो नहीं होता आई थिंक। हुमा, आपने बहुत ही एक पते की बात की है। जो लोग इस बात को समझेंगे, या जो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो इस बात को समझ सकेंगे कि इज्जत जो है जो हर इंसान की होती है। इंसान इंसान तो क्या, किसी भी जानवर के साथ भी अगर हम बुरा सलूक करते हैं तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक सजा मुकर्रर की है। तो जो इज्जत नफ्स है ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है, जो वो सोसाइटी से वो चाहते हैं, जो अपने जो रिलेटिव्स हैं वो उनसे चाहते हैं कि ये दुनिया का असूल है दैट जो आप लेना चाहते हो वो आपको देना पड़ेगा पहले, तभी आपको वो मिलेगा। तो आपने अपनी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया। मैं और भी ऐसे कन्वर्सेशन चाहूँगा। अच्छा, बिफोर दैट कि हम वो अगली बात पर जाएं, आपने पिछली कन्वर्सेशन में आपने कहा था कि दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी दैट बिहाइंड
माई कोऑपरेटिवनेस, कि आप इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। आपने कहा था मैं बाद में इसको एलिब्रेट करूंगी, तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बता दें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आपके प्लेटफॉर्म से फॉलोवर्स को और आपके लिसनर्स को, हमारे लिसनर्स को, कि मैं इतनी कोऑपरेटिव एक्चुअली क्यों हूँ। ये सिर्फ आप या कुछ लोग ही नहीं, काफी लोग इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, मतलब जब लोग मुझसे, एपरेंटली ऐसा लगता है, क्योंकि समहाउ बहुत आपकी टफ रूटीन होती है, आप मैसेज नहीं देख पाते, रिप्लाई नहीं कर पाते, कॉल नहीं उठा पाते, मतलब वो एक अलग मैटर है। बट अदर देन दिस, ऑन द टॉप ऑफ, आई वुड से कि जब मुझसे लोग बात कर लेते हैं तो उनको पता चलता है कि मतलब ये टोटली जैसा दिखती हैं वैसा नहीं है, लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा मेरी हम्बल और कोऑपरेटिव जो पर्सनालिटी है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों ने मेरे साथ कभी कोऑपरेट नहीं किया। लोगों ने मेरे साथ कभी कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में अपने फादर के जरिए ये लेसन लिया, और अपने हस्बैंड से मैंने ये लेसन लिया कि जिन जिन ने आपके साथ सपोर्ट और आपको कोऑपरेट नहीं करा, उनकी बात नहीं हो रही है। खैर ऑब्वियसली हम एक इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को भी रिप्रेजेंट करना है, और साथ ही साथ हमें अपने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि देखिए अगर हम एक अच्छी इमेज नहीं बनाएंगे तो बात सिर्फ हुमा शाह पर आकर खत्म नहीं हो जाएगी, बात फिर पाकिस्तान तक जाएगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो मेरी सबसे ज्यादा कॉपरेशन और हम्बलनेस की वजह यही है कि मेरे फादर ने बचपन से एक बात मेरे बात में डाली कि यू हैव टू, हुमा, यू शुड डाउन टूवर्ड्स अर्थ एंड यू हैव टू डाउन टूवर्ड्स अर्थ। और फिर मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा रूहानियत एंड सूफिनिज्म एंड इस तरीके से हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। और लर्निंग प्रोसेस मेरा कभी खत्म नहीं होता। मैंने आपको कहा ना, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे कभी कभार पढ़ा रहे होते हैं कि मैम ऐसा नहीं, ऐसा कर लें, ऐसा नहीं, ऐसा कर लें। मेरे अंदर बिल्कुल भी एरोगेंसी नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है, इट इज ओके, लेट इट बी गो, कोई बात नहीं, नो इशू। अल्लाह ताला बेहतर समझने वाले हैं, करने वाले हैं, एंड वी शुड हैव द स्ट्रॉन्ग फेथ इन आवर रिलीजन ना। सो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि जैसा सबने मेरे साथ किया वैसा मैं कभी भी किसी के साथ नहीं करूंगी, ताकि एक ह्यूमैनिटी के लिए और सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाए। तो और वो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। वेरी गुड मैसेज। आप मैंने ये पूछा भी, और मेरे तक मैसेज कन्वे बहुत ही एफिशिएंटली हुआ आपकी तरफ से। दैट दिस इज अ साइन ऑफ पॉजिटिवनेस, द साइन ऑफ पीस, कि आपने किस तरह उसको, एक कोई स्ट्रेंजर मैसेज करता है, आप फौरन उसको रिप्लाई करती हैं। दैट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। Dr. Huma, thank you so much for this conversation. I hope a lot of people will take advantage from this. मैं फ्यूचर में भी आपकी अगर मसरूफियत ना हुई, ज़्यादा मसरूफियत ना, मसरूफ़ तो इंसान सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन मैं कहूँगा कि मसरूफियत की जो मसरूफियत, ज़्यादा मसरूफियत ना हुई तो मैं पेरेंटिंग पर, करियर काउंसलिंग पर भी आपके साथ सेशन करना चाहूँगा, अगर इंशाल्लाह। आपकी रजामंदी हुई तो। अच्छा, मैं अब जाते जाते एक लास्ट मैसेज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लास्ट मैसेज दे दें अपने सुनने वालों को, कि क्या आपके आखिरी, मतलब के जो अल्फाज हैं इस कन्वर्सेशन के अंदर, तो आप वो क्या आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज तो मेरी तरफ से ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे मैसेजेस चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो और इंशाल्लाह ताला आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून अगेन एज वेल। और मुझे बहुत खुशी होगी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर अपने फॉलोवर्स को, अपने लिसनर्स को जो है वो गाइड करें, उनको टीच करें, ताकि वो आगे अपने फॉलोवर्स को गाइड करें और टीच करें, और इसी तरीके से एक रिदम जो है वो चलती रहे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी, और इंशाल्लाह हम करेंगे, इस पे कोलैबोरेट भी करेंगे और फिर उसके ऊपर वर्किंग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो एट द एंड मैं सिर्फ ये चीज बोलना चाहूंगी कि
हम लोग कहते हैं कि ये दुनिया बहुत खराब है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हम मोस्टली लोग कहते नहीं है कि ये दुनिया बहुत खराब है, दुनिया अच्छी नहीं है, ऐसे है वैसे। मतलब व्हाट आई बिलीव कि दुनिया अच्छी या बुरी नहीं होती है। दिस इज ओनली यू कि आप उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। जैसे मैंने अपने शुरू की कॉन्वर्जेशन में आपको ये बात बोली कि इंसान का दोस्त भी वो खुद ही होता है और इंसान का दुश्मन भी वो खुद ही होता है। और एंड मैं इस सेंटेंस पर एंड करूंगी कि वर्ल्ड इज बेसिकली अ मिरर, अ बिग मिरर। दुनिया जो है ना हमारी, अब हम लोग आपको पता है ना, एक पिक्चर्स लेते हैं, अब हम लोग पिक्चर्स लेते हैं, कितने अच्छे पोजेस देते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, आप भी करते होंगे, हर कोई करता है कि पिक्चर अच्छी आएगी, अच्छे पोजेस देंगे। तो ये दुनिया को भी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा पोज देना है, तो ही आपकी एक अच्छी पिक्चर आएगी। और अच्छा पोज आप कैसे देंगे? एक गुड ह्यूमन बीइंग बनकर, एक अच्छे वेल एजुकेटेड और वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टफुल पर्सन बनकर आप एक अच्छा इमेज अपनी सोसाइटी को दे सकते हैं। आप अपनी सोसाइटी को एक अच्छा इमेज देंगे तो आपकी आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी जेनेटिकली और हेरिडिटरी एक अच्छा इमेज गेन करेंगी, ऑटोमेटिकली करेंगी। ठीक है, तो ये जो दुनिया है बेसिकली ये एक मिरर है, और इस पे अगर आपने एक अच्छा सा इमेज अपना बनाना है तो आपने एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवानी है इस दुनिया के आगे, जिसके लिए आपका एक अच्छा सा पोज होना चाहिए, और तो ही फिर आपका इमेज अच्छा बनेगा। और यही सेम कोटेशन जाएगी पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उसामा आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द contribution and dedication towards the society and towards the persons, कि आपको शौक है लोगों को जानने का। आपको सिर्फ शौक नहीं है लोगों को जानने का, आपको भी एक्सपीरियंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, वो फिर और लोगों को तक आप पहुंचाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने भी एक बहुत अच्छी प्यारी सी तस्वीर खिंचवाई हुई है इस दुनिया के आगे। तो दिस इज द लास्ट thing what I want to share to my followers. I just really hope that you liked my thoughts, and thank you so much for listening me Thank, patiently. thank you so much. Thank you so much. I really enjoyed your company and your conversation. मैं बहुत ही एक आपका आपका थैंक करना चाहूँगा कि किस तरह आपने हर चीज़ को पेशेंटली इसको हर चीज़ को डिस्कस किया, हर चीज़ को आपने एलेबरेट किया। होपफुली दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं इजाज़त चाहूँगा अपने मेहमान से, अपनी गेस्ट से, प्रोफेसर डॉक्टर हुमा शाह से, जो आज हमारे साथ मौजूद थी, और इन फ्यूचर भी उन्होंने प्रॉमिस किया भी कि वो मौजूद होंगी। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अपने सारे सुनने वालों से भी इजाज़त चाहूँगा। हमारी मुलाकात फिर एक नई कन्वर्सेशन के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Thank you so very much.